जय श्री श्याम बेटा। आज हम बेसिक कंसेप्ट की क्लास नंबर 4 कर रहे हैं। देखिए, इस क्लास में अपने डिस्कस करेंगे बेटे आपके साथ एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री आपने 11th क्लास में सीखी होगी, जरूर आपको आती है, फिर भी आप इसको गो थ्रू करने के लिए अपने इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखो बेटा, आपके कॉमनली क्या होता है, अगर कोई एक्सपेंस है और वो एंड ऑफ द ईयर मतलब एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च भी हो सकता है, 31 दिसंबर भी हो सकता है, और कोई ज्यादा यूनिक है तो बुक्स क्लोज करता है 30 जून को, कई कंट्रीज में है तो वो भी हो सकता है। मतलब एंड ऑफ द ईयर जिस दिन अपनी बुक्स क्या कर रहा है बेटा, क्लोज कर रहा है, अपना फाइनल रिजल्ट निकाल रहा है। रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट या लॉस, है ना। तो एक्सपेंस के लिए क्या होता है, अगर कोई एक्सपेंस बकाया है, कोई एक्सपेंस क्या है, बकाया है, पेंडिंग है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है। अगर कोई एक्सपेंस आपने पहले से पे कर दिया एडवांस में, मतलब अगले साल का इस साल में पे कर दिया, तो उसके क्या बोलते हैं, प्रीपेड। एडवांस ही हो गया एक तरीके से। लेकिन ये दोनों वर्ड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, बकाया। आपकी कोई इनकम भी बकाया है तो उसके लिए आउटस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉजिकल नहीं है। तो जर्नली अकाउंट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड किसके लिए यूज होते हैं, एक्सपेंस के लिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करता हूं बेटे मैं आपके साथ इनकम की। इनकम कुछ भी हो सकती है, जैसे आपको रेंट मिलता है मंथली, या आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है, या आपकी क्या है बेटा, इनकम है। तो इनकम के लिए क्या होता है, अगर इनकम आपकी पेंडिंग पड़ी है, आप मतलब जो इनकम आपने अर्न कर ली, क्या कर ली, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई। अब मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर का बैच पढ़ाया, मैंने कंप्लीट बैच पढ़ा दिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, एग्जाम भी हो गया, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे से मैं फीस मांग सकता हूं? यस, क्योंकि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी, पूरी कर दी। वो इनकम मैंने अर्न कर ली, हाँ, लेकिन वो 2-3 बच्चे दे नहीं रहे फीस मेरे को, वो क्या होगी, अक्रूड इनकम होगी। क्या बोलेंगे? अब फॉर एग्जांपल मेरी कोई बिल्डिंग है, मैंने उसको किराए पे दिया हुआ है, ठीक है। अब उससे मैंने मार्च का रेंट लेना था, मैं उसके पास गया, बेटा भाई मेरा मार्च का रेंट दीजिए। वो कहता है मैं रेंट दूंगा नहीं, मैं कल बिल्डिंग खाली कर रहा हूँ। मैं कोई बात नहीं, तू आज ही खाली कर, और आज क्या है, अप्रैल है, मैं किसका मांग रहा हूँ जैसे, मार्च। कहता नहीं मैं तो खाली कर रहा हूँ, मैं तो नहीं दूंगा। कहता भाई वो इनकम मैं अर्न कर चुका हूँ, क्योंकि मार्च में मैं तेरे को फ्लैट रेंट पे दे चुका हूं, तो मेरा राइट इस्टेब्लिश हो गया या नहीं होगा, हो गया। तो जो इनकम मैंने अर्न कर ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है, उसके लिए अपने वर्ड यूज करते हैं अक्रूड। मतलब इनकम कमा ली लेकिन अभी रिसीव नहीं, मतलब बकाया इनकम। अब बकाया के लिए कई जगह आउटस्टैंडिंग भी लिख देते हैं, लेकिन लॉजिकल नहीं लिख सकते। गलत नहीं है लेकिन लॉजिकल नहीं है ये। आउटस्टैंडिंग मेरी, आउटस्टैंडिंग वर्ड आते ही दिमाग में एक्सपेंस आता है, बोलो नहीं आता क्या? तो अक्रूड, अक्रूड का मतलब समझ आ गया, जो इनकम मैंने अर्न कर ली उसको अपने बोलेंगे अक्रूड इनकम। क्या बोलेंगे? अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने अपना फ्लैट या हाउस रेंट पे दे रखा है, और जो रेंट पे दे रखा है वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, बैंक में एम्प्लॉय है। वो कहता सर ऐसे है, आप अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का रेंट तो देना ही देना है, तो क्या अप्रैल चल रहा है, कहता मई जून जुलाई का भी 3 मंथ का आप एडवांस ले लो मेरे से। ठीक है जी। अब उसने क्या की, हमें एडवांस में पे की। अभी बताओ मई जून जुलाई में हमने अभी अपने फ्लैट की सर्विस दी, उसको नहीं दी, लेकिन उसने हमें क्या दे दी, एडवांस में। जो इनकम हमने अर्न नहीं की, जो इनकम हमने अर्न लेकिन हमें रिसीव हो गई, तो उसके लिए वर्ड क्या होते हैं, अन अर्न। अर्न का मतलब कमाना था, उसके आगे क्या लगे, अन, और क्या लग गया, ईडी। अन अर्नड हो गया, लेकिन अनर्ड बोलते हैं फटाफट इसकी प्रोनाउंसिएशन, अनर्ड इनकम बोलते हैं नहीं, लेकिन ये अन अर्नड है ये, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ये अनर्ड बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या बेटा, एडवांस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मतलब आपको क्या मिलेगी, एडवांस में मिलेगी। पहले तो ये 4 वर्ड को क्लियर करो, जब टॉपिक करें तो कंप्लीट करते हैं अपने, ठीक है। आपके सिलेबस में है ये, मैं पहले बता रहा हूं। आपका एक
पर्टिकुलर टॉपिक है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट ही है ये, इसलिए बेसिक में कवर कर रहा हूँ। बात समझ आ गई? तो ये 4 वर्ड क्लियर है। तो आजकल एडवांस इनकम भी बोल देते हैं और अनअर्न्ड इनकम भी बोल देते हैं। मतलब क्या बेटा? सेम। बिल्कुल क्लियर होगी। अब इस बात को समझना जरा मेरे साथ ध्यान से। यहां तक कोई डाउट है किसी को? इसको नोट कर लो पहले तो आप। ऊपर हेडिंग डाला एडजस्टमेंट एंट्री, ये सिखा रहा हूं। इसमें क्या हो गया? विच एक्सपेंस इज ड्यू बट नोट पेड। एक्सपेंस क्या हो चुके हैं? ड्यू हो चुके हैं, लेकिन हम ड्यू का मतलब समझ गए? बकाया हो चुके हैं लेकिन हम अभी तक पे नहीं। प्रीपेड का मतलब विच एक्सपेंस इज नॉट ड्यू पेड इन एडवांस। समझ आ गया? अक्रूड और ये क्लियर है? अब सर ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल फर्स्ट, बाद नोट करना समझना बेटा। ये एडजस्टमेंट एंट्री कब होती है? एंड ऑफ द ईयर। 31 मार्च में बोला कभी भी एंड ऑफ द ईयर होती है। ठीक है। अब मान लीजिए आपने अप्रैल में सैलरी दी, मई में सैलरी दी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में सैलरी दे रहे हो। तो जब जब सैलरी दे रहे होंगे बेटा भूमि, उस जिस डेट को पेमेंट हो रही होगी सैलरी की विनय, उस डेट को एंट्री हो जाती होगी। सक्षम सही है? बोलो। जैसे मान लीजिए मैंने अप्रैल की सैलरी 1 मई को दी, या मैं जैसे हमारे कॉलेज में क्या होता है, अप्रैल की सैलरी वो अगले महीने की 10 तारीख को देते थे वो। तो अप्रैल की सैलरी कब मिलेगी मेरे को? 10 मई को। तो अब मैं 10 मई को क्या कर दूंगा? एंट्री कर दूंगा। जैसे मैं अब यहाँ पर कंपनी हूँ, या मेरी फर्म है, या मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो 10 मई को जब मैं सैलरी दूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? सैलरी टू कैश। फिर मई की कब दूंगा? जून में, 10 जून को सेम एंट्री होगी। अब ये मत बोला कि सर सभी को टोटल करके इकट्ठा कर देते, नहीं। ये आपने कब पे की है? 10 मई को। अगली कब की है? 10 जून को। अकाउंट का एक कंसेप्ट है, अकाउंटिंग एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक करते हैं, शायद किसी ने बताया होगा। किस ऑर्डर में करते हैं? क्रोनोलॉजिकल। ये क्वेश्चन आया हुआ एससीए के अंदर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन होगी उसी सीक्वेंस में एंट्री पास करेंगे। पास का मतलब बुक करेंगे। समझा? ये एंट्री बेटा 10 मई को हुई है तो 10 मई को बुक होनी चाहिए। हाँ, सेम डे की अगर एंट्री है तो उसको कंसोलिडेट कर सकते हो। कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठा। बोलो, बात समझ आएगी? ये अलग अलग डेट को ट्रांजैक्शन है तो आपको अलग अलग डेट को ट्रांजैक्शन ही करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका कैश का बैलेंस मैच ही नहीं होगा। मई का बैलेंस मैच ही नहीं करेगा। आपने जून की मई में डाल दी, मई की जून में डाल दी, गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है बेटा? तो आप ऐसे एंट्री करते रहोगे हर साल। अब क्या हुआ? अब जनवरी, अप्रैल मई हो गया, लास्ट में क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल अपना अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल टू मार्च। बेटा क्या बेटा? मार्च की सैलरी आप कब दोगे? 10 अप्रैल। क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी है ये, अगले की 10 दिन सैलरी दबा के रखते हैं, छोड़ के ना चला जाए। ठीक है? मार्च की कब दोगे? 10 अप्रैल को। लेकिन कई कंपनीज क्या करती है बेटा, मार्च की सैलरी 31 मार्च को डाल देती है। वो सही है उनका लॉजिक, क्योंकि वो 31 मार्च को फिर आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। बोलो, बात समझ आएगी? लेकिन कई कहते आते रहे, अपने क्या दिक्कत है, अपने तो 10 को देंगे। ठीक है जी? अब मार्च की सैलरी 31 मार्च को, मार्च की सैलरी मार्च में पे नहीं की, तो 31 मार्च को ये सैलरी क्या बोलेगी? आउटस्टैंडिंग। बोलो, बोलेगी या नहीं बोलेगी? अब 31 मार्च को सैलरी आउटस्टैंडिंग है। अगर ये एंट्री आप अगले अप्रैल में करोगे तो ये एक तरीके से ये हो गया कि इस साल का एक्सपेंस अगले साल में बुक हो जाएगा। बोलो, समझ जाएंगे? क्यों सर? क्यों? क्योंकि अगले साल 10 अप्रैल को आप करोगे सैलरी टू कैश, तो वो अगले साल में एंट्री होगी, तो वो अगले साल के लेजर में पोस्टिंग होगी उसकी सैलरी के अकाउंट में। फिर अगले साल के लेजर में पोस्टिंग होगी तो अगले साल के ट्रायल में जाएगा, और अगले साल के ट्रायल से वो अगले साल के फाइनल अकाउंट में चले जाएगा, मतलब पेंडल में चले जाएगा, मतलब वो खर्चा वहां पर बुक होगा।
और उस साल की प्रॉफिट को डिस्टर्ब करेगा, और है वो कौन से मंथ का, मार्च का, तो वो यही होना चाहिए। बोलो बात समझ आएगी, वो यहीं पर बुक होना चाहिए। सर यहां तक का हम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, तो अपने को क्या करना है, यहां तक के एक्सपेंस लेने हैं। कहां तक लेने हैं, यहां तक, यहां से लेके और यहां तक के एक्सपेंस लेने हैं। इस डेट को पता क्या बोलते हैं, कट ऑफ डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट ऑफ। हमने इस पीरियड को अगला साल ये मान लो ये यहां खत्म हो रहा है, तो हमने इस पीरियड को इस पीरियड से क्या कर दिया, एक कट लगा के क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसको कट ऑफ डेट बोलते हैं। जिस दिन हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं वो क्या होती है, कट ऑफ डेट। सब है आपके सिलेबस में, ये 2-3 चैप्टर थ्योरी के हैं, उसमें सब समझाया हुआ ये वाला। जब बोर हो गए इसलिए अभी बताया तो इंटरेस्ट बने, समझ आ गया। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये आपने ये इतना से क्या, ये बेटा मैंने किया 1 मार्च से 31 मार्च है, अपना साल यहां खत्म हो रहा है, बोलो समझ आएगा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, कोई एक्सपेंस यहां स्टार्ट हुआ, कहां स्टार्ट हुआ, यहां, और वो एक्सपेंस यहां से स्टार्ट होकर यहां तक, सिर्फ यहीं तक हुआ, मतलब 3 महीने एक्सपेंस हुआ, बोलो बुक करोगे उसको, हाँ बोलो बेटा समझ, क्योंकि वो इस टेन्योर का है, इस पीरियड का है। जमीन बात समझ आ गई। सर मतलब समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। मतलब मान लीजिए कोई खर्चा 3 महीने हुआ आपका, सिर्फ ओनली कितने महीने हुआ, मतलब अप्रैल मई और जून, तो मतलब ये हो गया यहाँ से कोई यहाँ तक चला तो 3 महीने। भैया इस टेन्योर का है ना तो लूंगा, और इस टेन्योर का नहीं है तो नहीं। अब कोई एक्सपेंस यहां से चला और वो एक्सपेंस यहां जाके खत्म हुआ, यहां, बोलो लोगे, हाँ पूरे 12 महीने हुए, बोलो बात समझ आएगी, लोगे ना। अच्छा कोई एक्सपेंस यहां स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, सॉरी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, और हमने 1 अक्टूबर को 10 महीने के लिए पे किया, कितने महीने के लिए, सॉरी 12 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए, आपने 1 अक्टूबर को कोई एक्सपेंस 12 मंथ के लिए पे किया, तो वो यहां से स्टार्ट होगा और वो खत्म कहां होगा, यहां जाके, बोलो होगा कि नहीं। मतलब वो एक्सपेंस कुछ पार्ट उसका इधर आ रहा है और कुछ पार्ट उसका इधर आ रहा है, कुछ पार्ट उसका, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ बेटा और कहां तक गया, मतलब ऐसे समझो ये साल खत्म हो रहा है, वो एक्सपेंस यहां से स्टार्ट हुआ और यहां जा रहा है, तो अपने क्या करेंगे, इसको यहां तक लेंगे, तो यहां तक का एक्सपेंस है ना, यहां तक का, ये तो बुक कर लेंगे, और ये 31 मार्च ये अगले साल में बुक करेंगे, बोलो बेटा बात समझ आ गई। मतलब हमारी जो कट ऑफ डेट है ना वो हम वहां तक लेंगे, बोलो बात समझ आ गई क्या की, ठीक है। अब 31 मार्च को मैं ये बोलता हूं आपको कि बेटा मार्च की सैलरी पेंडिंग है, तो बताओ 31 मार्च की सैलरी 31 मार्च को बुक करोगे या नहीं करोगे, करेंगे। अच्छा 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब आपने पेमेंट तो की नहीं, अगर पेमेंट की होती तो आउटस्टैंडिंग नहीं होती। अब आपको उसको बुक करना है आउटस्टैंडिंग को, तो आपने सभी ने सही की, किसी ने गलत नहीं की। आप क्या करोगे, एक तरफ देखो तो आपको एक्सपेंस बुक करना है, क्या बुक करना है, तो लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कैश तो आएगा नहीं तो या आउटस्टैंडिंग से ये बुक कर दोगे, इससे क्या होगा, ये पेंडल में चला जाएगा और ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं था आपको, जहां डाउट था वहां आ रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब सुनना, तो ये क्या हो गया बेटा आपका आउटस्टैंडिंग। अब सैलरी की जगह हो सकता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, रेंट है तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्स वाई जेड कोई भी नाम हो, यहाँ नाम चेंज होगा, सिर्फ एंट्री यही रहेगी। मतलब ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस का कोई भी नाम हो, ये क्या हो गया बेटा आउटस्टैंडिंग, बोलो कोई डाउट है किसी को। अब सुनना प्रीपेड की कंसेप्ट, आपने क्या किया, 1 अक्टूबर 2021 को आपने इंश्योरेंस करवाया, क्या करवाया बेटा, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस जर्नल इंश्योरेंस आपको पता है, बाइक का कराओ, गाड़ी का कराओ, नॉर्मल जर्नल इंश्योरेंस जो होता है वो 1 साल का होता है, उसके बाद अपने उसका क्या कराते हैं, रिन्यू करवाते हैं, उसको क्या करवाते हैं। तो आपने आपका बीमा एक्सपायर हुआ था 30 सितंबर को, और आपने 1 अक्टूबर को क्या करा लिया, रिन्यू करवा लिया, भूमि समझा के बेटा। और रिन्यू कितने टाइम के लिए कराया, 1 साल के लिए, तो ये खर्चा आपने 1 अक्टूबर को पे किया,
अब 1 अक्टूबर को मान लो आपने 3600 रुपये प्रीमियम पे किया। कितना पे किया? अब पता 1 अक्टूबर को आपने प्रीमियम पे कितना किया? 3600। तो 1 अक्टूबर को मुनीम जी एंट्री करेगा? यस, क्योंकि ट्रांजेक्शन अक्कर कब हुई है ना? तो 1 अक्टूबर को मेरे को भूमि आप बताओ बेटा क्या एंट्री करेगा? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रुपी 3600। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है, ये एंट्री ये करेगा। आगे बात समझे? अब 31 मार्च आएगी। 31 मार्च को जब मुनीम देखेगा, अरे ये एक्सपेंस यहां पे हुआ था और ये खत्म कहां हो रहा है? यहां पे हो रहा है। बोलो बच्चों, कहता हमें तो यहां तक का लेना था। कितने मंथ का? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने मंथ का लेना था? और ये जो इंश्योरेंस है वो अगले, हमें यहां तक का लेना था, लेकिन हमने तो 1 अक्टूबर को पूरे 12 महीने का बुक कर लिया या नहीं कर लिया? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ऐसे होता है, रियलिटी बता रहा हूं सर, हमें ऐसे पता, भाई साहब समझाया ही नहीं ना, वो तो एंट्री लिखवा दी आपने, लर्न कर ली बात, 4 बार क्वेश्चन किया, याद हो गया, चलो जी समझना। अब मेरे को पता लगा मेरे को तो 31 मार्च को सिर्फ 6 मंथ का लेना था। आप पेमेंट करते टाइम 6 मंथ कर नहीं लेते? उस टाइम तो आपके यहां से कैश कितना शॉर्ट हो रहा है? 36, आप तो 36 कर दोगे। 31 मार्च को पता लगा ये खर्चा मेरे को तो इस साल का, ये कट ऑफ डेट है, मेरे को तो 6 मंथ का बुक करना था। अब इस डेट पे जब खड़ा होके देखोगे तो अगले 6 महीने क्या नजर आएंगे? प्रीपेड। बोलो समझ आएगा नहीं? अब अपने को ये करना है कि ये एक्सपेंस जो है वो 6 महीने का लेना था और 6 महीने का प्रीपेड है, और हमने ये एक्सपेंस कितने महीने का ले लिया भूमि? 12 का। विशाल समझाया? हमने कितने का ले लिया? 12 महीने। ये खर्चा हमने 12 महीने का ले लिया, ये खर्चा बेटा विनय 6 महीने का लेना था, हमने खर्चा ज्यादा बुक कर लिया। अब 3600 एक्सपेंस कितने महीने का है? तो हमें 6 महीने का लेना था, हालांकि 4 महीने भी कर सकता था मैं, समझ गए? वो इक्वल आएगा। अब तो 6 महीने का एडवांस पे किया आपने, तो कितना है 6 महीने का एडवांस? 1800 आपने एक्सपेंस एडवांस पे किया, अगले साल का एक्सपेंस है वो, लेकिन वो एक्सपेंस भी हमने इस साल बुक कर लिया। कितना ज्यादा एक्सपेंस बुक कर लिया? 1800। 1800 एक्सपेंस इस साल ज्यादा बुक हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट। तो क्या लिखूंगा? टू इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना? 1800। दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन यहां ये एडजस्टमेंट एंट्री का रूप धारण करती है। आप जाते हो ना, कहीं कहीं स्टूडेंट हो, कहीं बेटा हो, कहीं भाई हो, कहीं क्या हो, कहीं क्या हो, कई भूमिका अदा करते हो आप भी, तो ऐसे ही एंट्री। समझ आ गई कि नहीं आ गई? कर दिया। अब यहां क्या लिखूं? कैश तो लिख नहीं सकता। सर जी कैश क्यों नहीं ले सकते? अरे बेटा मेरी बात सुनना, मेरा कैश का बैलेंस क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। मेरे इस साल में बिजनेस से कैश तो 3600 ही गया है। बोलो समझ आएगी नहीं आएगी? अच्छा, तो आपने 1800 रुपए एक्सपेंस अगले साल के पे कर दिए, एडवांस पे कर दिए, उसको क्या क्रिएट कर लो? अपनी एसेट्स। एसेट्स का नाम क्या है? प्रीपेड। कितना अकाउंट? कितना? ये एंट्री पहले हो जाती है, इसलिए कैश नहीं आता। अब ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होता है? अब मैं इसकी करूंगा सर्जरी। आपको चक्कर नहीं आना चाहिए, ध्यान से सुनना, दिमाग चलाना है ना, दिमाग आप में पूरा 250 ग्राम है, 100 ग्राम तो नहीं है। ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। आप बैलेंस शीट बनाते हो? अरे बोलो। यस। आपने, चलो इंश्योरेंस प्रीमियम डीआर कितना हुआ? कितना हुआ? ये चीज आपके सीए में नहीं पूछेगा, बट मैं सिखाऊंगा। इंश्योरेंस डीआर कितना हुआ? 3600। सीआर कितना हुआ? 1800। नेट डेबिट कितना हुआ? 1800। खर्चा नेट 1800 हुआ। तो ये खर्चा 1800 रुपए पेंडिंग में जाएगा। बोलो बेटा। सर 1800 कैसे जाएगा? बेटा जब इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट बनाओगे आप, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट में क्या लिखोगे? टू कैश। फिर इसका क्या लिखोगे? बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। तो अपने आप कितना बैलेंस बचेगा? 1800। 1800 ट्रायल में जाएगा। बोलो ये क्या है? खर्चा। तो पेंडल से इसको क्लोज कर दोगे। तो पेंडल में खर्चा कितना दिखाओगे?
सर जी समझ गया। सुनो, आप याद करो वो छोटा बचपन, यहाँ लिखते थे टू, क्या लिखते थे, इंश्योरेंस 3600 लेस, अरे बोलो, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 1800, और कितना लिख देते थे, और टीचर बोलता था ये प्रीपेड ये लेस किया ना ये 2 बार आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी क्या बन गई, एसेट्स। तो कई टीचर गंगानगर में ऐसे भी सिखाते हैं, मेरे को नहीं ध्यान, ये लेस हुआ है तो कहता है रिवर्स से उतारना है, और ऐड हुआ तो सीधा उतारना है, बताते हैं यहाँ पे, बताया होगा आपको किसी ने, नहीं लेस मतलब अब बैलेंस शीट हुई ना, बैलेंस शीट में ये साइड कौन सी होती है, एसेट्स, और ये क्या होती है, मतलब लेस हुआ तो ये इधर आएगा तो मतलब एसेट साइड में आएगा, और अगर ये ऐड हुआ होता तो आउटस्टैंडिंग होता है ना, और लायबिलिटी होती तो सीधा लिख दो इधर। बड़ा तरकीब है गंगानगर में, बहुत एडवांस है, टेंशन मत लेना। मतलब सीधा कंसेप्ट है, लेस हो तो तिरछा उतार देना, और ऐड हो तो, क्योंकि वो ऐड होगा तो लायबिलिटी होगी वो सीधी आ जाएगी। अगले ने लॉजिक डेवलप किया है, रेक्टिफिकेशन ओनली, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, बच्चे गलत ना हो कभी भी। चलो एनीवे, आप यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस लिखते थे और यहाँ 1800 नेट लिख दिया। अच्छा, पेंडल से आपने खर्चा कितना चार्ज किया, आपको बताया होगा ये, बताया ना, हाँ मतलब तो बताया। खर्चा कितना बुक किया आपने, अच्छा, पेंडल में खर्चा 18 डाला, जब पेंडल में खर्चा 1800 लिखेंगे तो विनय प्रॉफिट हमारा 1800 कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। खर्चा डालेंगे तो एक्सपेंस प्रॉफिट क्या आएगा, कम। 1800 प्रॉफिट कम आएगा, दिमाग लगाना, कितना कमाएगा, 1800। ये जो नेट प्रॉफिट निकलेगा अपना यहाँ पर, नेट प्रॉफिट जो भी आएगा एक्स वाई जेड, ये 1800 रुपये कम आएगा। खर्चा चार्ज कर लिया ना हमने, 1800 रुपये क्या आएगा, ये नेट प्रॉफिट कहाँ चिपकेगा जाके, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल में ऐड क्यों होता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड क्यों होता है, क्योंकि सर वो कैपिटल की वाइफ होती है। तो प्रॉफिट जो है वो किसका है, ओनर का है, ओनर ने पैसे लगाया, वो तो ओनर के अकाउंट में जाएगा ना, और ओनर का अकाउंट कौन सा होता है, बोलो बात समझाएंगे, तो जाके कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो भी प्रॉफिट आएगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कैपिटल दिखाओगे जो भी होगी वो ऐड क्या कर दोगे इसमें, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कितना कमाया यहाँ पे, 1800 रुपये कमाया, बोलो बात समझे। तो लाइबिलिटी साइड कितनी कम हुई, 1800। आपने कैश कितना पे किया, 3600, तो इधर से कैश कितना कम हो गया, 3600, इधर से कम 1800 हुआ, और इधर से कैश, बैलेंस शीट हैंडीकैप हो गई, मैच नहीं होगी, इधर से 3600 कम हुआ। अच्छा, फिर क्या करेंगे, अपने इधर 1800 प्रीपेड इंश्योरेंस दिखा देंगे, सर्जरी, इधर प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिखाएंगे, 1800, 1800 इधर दिखा दिया, 3600 कम हुआ, 1800 वापस दिखा दो, नेट कम कितना हुआ, और इधर भी कितना कम हुआ, बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, भूमि बात समझाई, बाईपास किया मैंने, लोग हट का करते हैं, अपने बैलेंस शीट का कर रहे हैं, ये लॉजिक होता है इसे दिखाने का। उधर कैश कितना कम हुआ, 3600, उधर प्रॉफिट कितना कम हुआ, 1800, तो इधर ये बैलेंस शीट का जो भी क्रेडिट दिखाओगे वो 1800 कम आएगा, इधर कैश कितना कम हो गया, 3600, फिर इधर 1800 वापस प्रीपेड दिखा देंगे तो कितना कम हुआ, 1800, 1800, बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा आपसे, लॉजिक है, बात समझ आ गई यार, है उसको 2 बार दिखाना है, बोला हुआ है ये आपको, 100% बोल रहा है बेटा, ये तो पूरे इंडिया में बोला जाता है। जो आइटम ट्रायल के अंदर है, क्या है बेटा, उसकी एक जगह पोस्टिंग होगी, कोई और सभ्य तरीके से बोला होगा उसने, पंजाबी में बोला होगा हो सकता है। अगर कोई चीज ट्रायल के अंदर है उसकी एक जगह पोस्टिंग होगी, और जो ट्रायल के बाहर है उसकी क्या होगी, 2। याद आया कि नहीं आया, नहीं आया, आपकी आया, झूठी आमद पर ना आया, आपको नहीं आया, देख बेटा मेरे पास याद करो, ट्रायल में होता था वेजिस, तो आप वेजी ट्रेडिंग में दिखा देते थे अब वेजिस दिखा दी, उसके बाद नीचे अदर इंफॉर्मेशन लिखा था आउटस्टैंडिंग वेजिस 3000, तो आप क्या करते थे, याद करो, वेजिस में करते थे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजिस कर दिया, और फिर लायबिलिटी में दिखाते थे। तो आपने कितनी जगह दिखाया उसको, वो पता है क्यों 2 बार दिखाते थे, लॉजिक सुनना, जो हालांकि ज्यादा हो जाएगा टाइम से पहले, लेकिन आपने छेड़ दिया तो बताऊंगा, जो चीज ट्रायल से बाहर होती है
जो चीज ट्रायल से बाहर होती है उसकी एंट्री नहीं हुई होती है, उसकी एंट्री। क्योंकि जहां से एक हमारा कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग प्रोसेस, समझ आए तो बढ़िया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन 99% आ जाएगा। हम अकाउंटिंग प्रोसेस होती है बेटा, क्या होती है विनय? अकाउंटिंग प्रोसेस में बेटा सबसे पहले अपने क्या करते हैं, जनरल एंट्री। फिर जनरल एंट्री की पोस्टिंग करके क्या बनाते हैं, लेजर। ये जनरल एंट्री, लेजर को बोलते हैं समराइज्ड। हम क्या करते हैं, समरी बनाते हैं इसकी, कैश सारा एक जगह है, परचेज एक जगह है ना, इसको समराइज्ड बोलते हैं। लेजर क्या करके दिखाते हैं, चीजों को समराइज करते हैं। फिर लेजर में से बैलेंस कहां ले जाते हो, ट्रायल बैलेंस है। और ट्रायल बैलेंस से जो पेंडल का है वो पेंडल में जाएगा, जो ट्रेडिंग का है वो ट्रेडिंग में जाएगा, जो बैलेंस शीट का है वो। अब मेरी बात सुनो, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री, उसकी जनरल एंट्री नहीं हुई, तो जनरल नहीं हुई तो वो लेजर में भी, और लेजर में नहीं गई तो ट्रायल में भी, तो वो ट्रायल के नीचे लिख के देता है भाई मैंने तो एंट्री नहीं की। अपने कर रहे हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी और सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने कर रहे हैं। जो उसने क्वेश्चन ड्राफ्ट करके दिया ना, उसमें नहीं की हुई, इसलिए वो अदर इंफॉर्मेशन देता है। मेरी बात नहीं समझा? याद करो, कई बार ट्रायल में ना लिखा होता सैलरी, और ट्रायल के अंदर ही लिखा होता था आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो टीचर बोलता था सीधा बैलेंस शीट में लिख दो। ट्रायल के अंदर ही क्या लिखा है थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आप उस टाइम ऐड नहीं करते थे, आप सीधा उसको कहां दिखाते थे, याद है या नहीं है बता? नहीं याद है, भूल गए है बेटा। हाँ बेटा, अरे करती होगी, प्रैक्टिकल सब कुछ होता है, उसने क्वेश्चन बनाना भाई, मैं क्वेश्चन का बता रहा हूं तेरे को। क्वेश्चन में अगर सब कुछ एंट्री कर दी, फिर नीचे इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है वो? नीचे इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये होता है कि इनकी जनरल एंट्री नहीं, ये मतलब होता है आपको मतलब सीधा क्वेश्चन कराया अदर इन्फॉर्मेशन। जब आपने जनरल एंट्री सारी कर दी, ठीक है, लेजर सारे बना दिए होंगे भूमि, लेजर से बेटा बैलेंस ट्रायल में चले गए, तो फिर नीचे अदर इन्फॉर्मेशन लिखने का क्या मतलब हो गया? अब आज आप होगे लेट और मैं पूरा करा के भेजूंगा, अब ध्यान से सुनना, ये पूरे दिन तंग करेगा आपको, सुनना। छोटा सा एग्जांपल कराऊंगा, टाइम कम है मेरे पास। ये ट्रायल बैलेंस है बेटा, ये क्या है, छोटा सा क्यूट सा ट्रायल बैलेंस है। ये डीआर साइड होती है, और ये 1 लाख कैश है, यहाँ पर कैपिटल 1 लाख है, और कैश 2 लाख है, आउटस्टैंडिंग सॉरी सैलरी 40,000 है, ठीक है, और क्रेडिटर जो है 50,000 है, परचेज 80,000 है, इसका टोटल कितना आ गया, 320 है, क्या चेक करना एक बार, यही है बेटा, यही है ना, और आपकी सेल जो है वो 170 है, करूंगा ये तो बराबर में, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। अब नीचे दिए अदर इंफॉर्मेशन, क्या दिए है, नीचे लिखता है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000, बस एक इन्फॉर्मेशन है, मेरे सिर्फ लॉजिक समझाना है, एक ऐसे चाहिए 10 समझ आएगा। अब कहता प्रीपेयर फाइनल अकाउंट, क्या बनाओ, अच्छा, आप फिर शुरू करते हो, सबसे पहले क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, यहाँ क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक 0, है ही नहीं, नया बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने, ओपनिंग स्टॉक नहीं है मेरे पास, परचेज कितनी है 80, सेल, सर अब क्या जवाब दोगे, मैं नाम चलता था सारा बिक गया मेरा, कुछ नहीं बचा मेरे पास,
जैसे हमारे रेवाड़ी बर्फी वाले के पास बर्फी नहीं बचती शाम को, मजाक नहीं कर रहा। दीपावली वाले दिन तो 2 घंटे बाद ही खत्म हो जाती है। सब बिक गया, मित्रा था ना चलता, सारा कुछ बिक गया मेरे। कोई क्लोजिंग स्टॉक होता है सीएलटी में, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, हो तो लिख देंगे। ये क्यों लिखते हैं वही बता दूं। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? एसेट्स है। एसेट्स कहाँ आती है? बैलेंस शीट में। यहाँ क्या होती है बताऊंगा कल, बहुत कुछ बताना बेटा, हमें सर्जरी करेंगे इसकी। इधर का टोटल कितना आया? 170। इधर कितना आया? तो गरम पकौड़ा कितना आ गया? जीपी को क्या बोलते हैं? ग्रोस प्रॉफिट। कितना आया? 90,000। सर आप तो खिला ही दो, आप खिला देंगे बेटा। 170। को डाउट है क्या यहाँ तक? इसकी क्या बनाते हो? कैंडल। पी फॉर पापा, पी फॉर पेंडल। हम किसे चार्ज करते हैं? पापा से। हम यहाँ पर किसे चार्ज करेंगे? पेंडल। पेंडल हमारे पापा जी हैं, हमें कौन देता है? पेंडल देता है। और बात समझाएंगे। यहाँ क्या लिखोगे? बाय गरम पकौड़ा कितना? 90,000। यहाँ एक्सपेंस आते हैं। यहाँ एक्सपेंस मैंने जानबूझ के एक ही लिखा है क्योंकि लेट हो जाएंगे ना। क्या है? सिर्फ एक ही एक्सपेंस। क्या है? सैलरी। कितनी है? बाहर लिख दूं? लिख देता हूं। अरे देख लो, अंदर लिख दो। अंदर लिखते हो? सर क्यों? सर ये गलत है, ये 40,000 क्या है? गलत है। इसको गंगा स्नान करा के बाहर ले जाएंगे। बोलो बेटा, यही करते थे। अब क्या करते थे? ऐड कितना? यहाँ कितना आया? बस एक ही खर्चा था, ये आ गया एनपी। एनपी का मतलब नरम पकौड़ा। कितना बचा? यहाँ तो कोई डाउट है? नरम का मतलब सॉफ्ट। गोगली गोगली मोम्स। चलिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैपिटल बोलो बच्चों, कितनी कैपिटल बताओ? कैपिटल बोलो। 1,00,000। ओनर का अकाउंट होता है। पैसे किसने लगाए? ओनर ने। रिस्क किसकी? ओनर की। रिवार्ड भी किसका? ओनर का। यहां क्या आया? रिवार्ड आया। कितना रिवार्ड आया? 40,000। बोलो बात समझाएगी। 40,000 इसका मिले तो इसके खाते में जोड़ दो। कितना हुआ? 1,00,000। कोई डाउट है क्या? अच्छा, फिर हम ट्रायल को देखते थे। हाँ ये हो गया कैश। कैश कैश कितना? 2,00,000 हो गया। सैलरी गई। क्रेडिटर लायबिलिटी है कितना? अच्छा, परचेज ट्रेडिंग में गई। सेल खत्म हो गया क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग क्यों लिखा है यहाँ पर? लायबिलिटी। कितना बेटा? इसका टोटल कितना आया? और यहाँ भी क्या आया? जादू? कोई जादू नहीं है। अब सुनना, यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब मान लो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको याद रखी है, मतलब आपने क्या किया? अब ध्यान देना बेटा, अब तक तो मजाक में चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना था? ये कितना है? इसका मतलब इस साल की टोटल सैलरी कितनी है? बोलो। अगर वो इसकी एंट्री कर देता, मैं आपको कंफर्म करवा रहा हूं कि नहीं की हुई। सर सिद्ध करो बेटा, एलएलबी होल्डर हूं मैं भी, सिद्ध करके दिखाऊंगा। प्रूव करो। प्रूव कौन करता है? प्रूव कौन करता है? मैं कहता है गर्ग साहब ने चोरी की है, लांछन मैंने लगाया ना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी मेरा है। मैं प्रूव करूंगा कि इसने चोरी की है। ये कह क्या सबूत आपके पास? मैं सबूत देता हूं, कैमरा चेक करो भाई, दैट इज एविडेंस। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। चलिएगा, आई बात समझे? तो लो का कंसेप्ट है, जो लांछन लगाएगा वही क्या करेगा? प्रूव करेगा। अरे बोल लो, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, इस ये एंट्री यहां है। अब आप खुद बोल रहे हो कि पूरे साल की टोटल सैलरी भूमि कितनी है, विनय कितनी है? 50 है। फिर यहां 40 क्यों लिखी हुई है? 10,000 सर आउटस्टैंडिंग इसलिए लिखी हुई है, इसलिए लिखी हुई है। तो ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एंट्री बोल। सैलरी डीआर होती है कितनी? 10 तो आउटस्टैंडिंग सैलरी डीआर की, और 40,000 सैलरी वो डीआर की जो पे की, तो टोटल सैलरी डीआर कितनी हुई? तो ट्रायल में भी कितना आना चाहिए? लेकिन 40 है। इसका मतलब आपने ये जो आउटस्टैंडिंग है ना, अभी इसकी एंट्री नहीं की है। बात समझ आ गई? अगर दिनेश सर इसकी एंट्री कर देते, इसकी एंट्री
कर देते हैं। तो कैसे पता लगेगा? फिर करी हो जाती ना, तो बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री, तो सैलरी का जो लेजर बनता ना, उसमें से बैलेंस कितना निकल के आता? 50। बोलो बात समझ आएगी? तो यहां सैलरी पता कितनी आती? 50 आती। आप एंट्री क्या करते? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी अकाउंट में क्या लिखते? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या लिखते? बाय सैलरी, है ना? फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी का बैलेंस आता कितना? 5000। कौन सा? सीआर बैलेंस आता। फिर यहां पर अपने दिखाते, क्या दिखाते? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 10,000 सीआर साइड में यहां दिखा देते। अब देख लो, चेक कर लो आप। इधर कितना बड़ा? इधर कितना? 10 बड़ा, और इधर भी कितना बड़ा? 10। इसका टोटल कितना आ गया? 3, 30 और 3 मैच हो गया। अब दोबारा फाइनल अकाउंट बनाओ। अब बनाते तो पता क्या करते आप? ये तो सब सेम बनेगा। यहां सैलरी दी हुई कितनी है, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। तो सीधा आप सैलरी क्या लिखते? 50। बोलो। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर आप जोड़ दोगे ना, 50 और 10 60 हो जाएगी। तो अब सीधा इसको कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट। क्योंकि हमने ऑलरेडी एंट्री की हुई है, इसका मतलब एंट्री की हुई है, तो इसका मतलब वो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, वो सैलरी में ऑलरेडी एडेड है। इसलिए टीचर कुछ नहीं करता था, सीधा सीधा कंसेप्ट। ट्रायल में हो तो एक बार लिखना है, ट्रायल के बाहर हो तो 2 बार लिखना है। रिद्धि याद है? अच्छे से याद है इसको। तो पूछती चाचू ये क्या है, लिख दे बेटा, मन नहीं है पढ़ाने का, तुमने पढ़ाया नहीं इसके लेवल में। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नवीन समझ में आई बात मेरी? तो ये कंसेप्ट होता है, आप ध्यान से सुन लेना, आप किसी से पूछ लेना, गारंटी फाइनल के बच्चे से पूछ लेना कि अदर इन्फॉर्मेशन कहता है, अदर का मतलब क्या होता है, उसको एडजस्ट करनी है। नहीं, एडजस्ट का मतलब क्या हुआ, आपको बताएगा ही नहीं। हाँ, मेरे से पढ़ा तो बता देगा, मैं बताता हूँ रियलिटी। मैं ये नहीं करा मेरे को ही आता है, मैं ये नहीं करा, मैं बताता हूँ बच्चों को। क्योंकि बेटा मैंने ना, सच्ची बताऊँ ना, बड़ा एनालिसिस किया हुआ है इसके ऊपर, रिसर्च टाइप किया हुआ है मैंने अकाउंट्स के ऊपर। बोलो बात समझ आएगी नहीं बेटा? तो ये कंसेप्ट होता है। आउट जब जब सैलरी यहां लिखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री की है। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में क्या लिखा होगा? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी का बैलेंस, भूमि पहले से 10,000 बढ़ के आया होगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या लिखोगे? बाय सैलरी। तो उसका बैलेंस तो ऑलरेडी एडेड है। आपको ना मैं तो एक बार और ऐड करूंगी तो गलत हो जाएगा फिर। बोलो बात समझ आएगी नहीं? नवीन जी, जय श्री श्याम बेटा, थैंक यू सो मच।